में। तो ये इसमें स्ट्रक्चरल में 3 हो गए, ट्रोमा, वेस्कुलर डिजीज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद में क्या है, नियोप्लाज्मा। नियोप्लाज्मा इसका ये हो गया। ठीक है, अब होता है दूसरा आता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि ड्रग ओवरडोज, ड्रग यानी कि ज़्यादा डोज लेने के कारण। ठीक है, वे तो ज़्यादा ड्रग लेने के कारण क्या होता है, जैसे ओपोइटिस, ठीक है, बैक्टीरियोरेट्स एंड अल्कोहल एटसेट्रा। जैसे शराब पी ली या ओपोइड्स या बैक्टीरियोरेट्स वगैरह के कारण क्या ओवरडोज हो जाता है। उसके कारण क्या है कि शरीर में विषैले पदार्थ या खतरनाक स्थिति हो सकती है। फिर उसमें क्या है कि जैसे लेड पॉइजनिंग यानी जहर। ठीक है, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। अब तीसरी स्टेज आती है इनकी हम क्या पढ़ रहे हैं, मेन बात ये है कि बेहोश लोग किसके कारण। एक तो स्ट्रक्चरल कोज है, जैसे किसी के स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत हो, ट्रोमा में है या वेस्कुलर डिजीज है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके कारण। दूसरा क्या है, टॉक्सिसिटी का। अब तीसरा क्या है, तो यानी कि कोई विषैला पदार्थ लेने के कारण बेहोशी। फिर है एक्सट्रीम ऑफ बॉडी टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा तापमान होने के कारण, यानी फीवर ज़्यादा होने के कारण, बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होने के कारण। अब क्या है इसमें कि हीट स्ट्रोक हो जाता है। फिर है हाइपोथर्मिया की स्थिति। ठीक है, यानी कि अब है सीजर से भी पेशेंट कोमा में चले जा सकते हैं। ठीक है, अब है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, इसके कारण भी ये मतलब कि पेशेंट बेहोशी की स्थिति में चला जा सकता है। उसके बाद में अब आता है अनकॉन्शियस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले विभिन्न डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा वास्तविक कारणों का पता किया जाना आवश्यक है, अतः डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। अब इसके बाद में क्या है कि जैसे हम इसको देखते हैं डायलिसिस। क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन ये है कि जैसे डायलिसिस पर लघु नोट लिखिए यानी कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन डायलिसिस। तो ये इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे जैसे डायलिसिस क्या होता है, ये होता है यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है, यानी कि जो ब्लड को साफ, ब्लड प्यूरिफायर की एक कृत्रिम आर्टिफिशियल मेथड होती है। जब किसी व्यक्ति के वर्क सही से काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि किडनी अगर किसी व्यक्ति की सही से काम नहीं कर रही है, या गुर्दे से जुड़े रोग होते हैं, किडनी से जुड़े रोग होते हैं, या लंबे समय से मधुमेह डायबिटीज के रोगी होते हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी स्थिति में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि डायलिसिस के प्रकार क्या होते हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस के क्या होते हैं, सामान्यतः 2 प्रकार क्या होता है डायलिसिस। पहला क्या होता है, उदावरणीय डायलिसिस यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस। इस प्रक्रिया में रोगी के पेट में सर्जरी द्वारा एक टाइटेनिक प्लग लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उदावरणीय डायलिसिस यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में रोगी के जो पेट होते हैं, पेट में सर्जरी द्वारा एक टाइटेनिक प्लग लगा देते हैं, और ये घर पर ही किया जा सकता है, यह कम उपयोग में ली जाती है। ठीक है, दूसरा क्या और रक्तपोहन यानी कि हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ये एक आम विधि है, मतलब आम विधि है जो हर वक्त इसी को यूज में लिया जाता है लगभग। तो इसमें रोगी के खून को डायलाइजर द्वारा पंप किया जाता है। ठीक है, और इस विधि में 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसे सप्ताह में 2-3 दिन करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके क्या है, डायलिसिस के लाभ और हानियाँ क्या हैं, पहले हम लाभ देखते हैं। इसके क्या है कि निम्न मृत्यु दर यानी कि लो बर्थ रेट। ठीक है, लो डेथ रेट यानी कि निम्न मृत्यु दर। दूसरा है ब्लड प्रेशर और पेट में ऐंठन का बेहतर नियंत्रण। ठीक है, अगला क्या है कि न्यून आहार नियंत्रण। तो ये इसके लाभ हो गए कि भाई मृत्यु दर में कमी आती है, ब्लड प्रेशर और पेट में ऐंठन का बेहतर नियंत्रण होता है, और आहार नियंत्रण भी होता है, न्यून आहार नियंत्रण। फिर है अब इसकी हानियाँ क्या होती है, हानि होती है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधित करता है, यानी कि स्वतंत्रता प्रतिबंधित करता है। फिर है विश्वसनीय तकनीक की आवश्यकता। इसके लिए क्या है कि विश्वसनीय तकनीक की आवश्यकता है, खराब टेक्नोलॉजी लगा दी तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, प्रक्रिया जटिल होती है। फिर क्या है, अधिक आपूर्ति की आवश्यकता होती है। फिर है डायलिसिस मशीनों को स्थापित करने और साफ सफाई का खर्च। ठीक है,
अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो इसके लिए, इन सब के लिए नर्सिंग केयर यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो उसमें क्या चेक या असेस साइट, जैसे पेशेंट को फिस्टुला और ग्राफ्ट का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को क्या करना चाहिए, फिस्टुला और या ग्राफ्ट का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। ग्राफ्ट के स्थान पर संक्रमण के लक्षण चेक करें। ठीक है, उसके बाद में क्या, मरीज को सभी ड्रग्स ध्यानपूर्वक एडमिनिस्टर करें। उसके बाद में क्या, मरीज के दर्द एवं असुविधा को एक्सेस करें, पहचान करें। फिर पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस को एक्सेस करना। फिर क्या है कि मरीज की आवश्यकता अनुसार पोषक भोजन प्रदान करें। फिर क्या है, पेशेंट की त्वचा को क्लीन एंड वेल मॉइस्चर करना। फिर फ्लड इम्बैलेंस हेतु मॉनिटर करना। फिर है हेल्थ एजुकेशन प्रदान करना। ठीक है, तो अब ये था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है अस्थमा को परिभाषित करें और इसके कारण, चिन्ह एवं लक्षण, निदान और इसका प्रबंधन समझाइए। जैसे तो इंग्लिश में क्या है कि डिफाइन अस्थमा, एक्सप्लेन इट्स कोज, साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस विद मैनेजमेंट। तो इसको हम कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें है जैसे अस्थमा। तो अस्थमा क्या है, अस्थमा को हम अगर देखते हैं, सेक्शन सी आ गया ये। तो इसमें क्या, अस्थमा श्वसन मार्ग की क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि श्वसन तंत्र की एलर्जन की हाइपर सेंसिटिविटी एंड म्यूकोसा में एडिमा, अत्यधिक मात्रा में म्यूकस उत्पादन तथा सांस में तकलीफ से जाना जाता है। जैसे अस्थमा किस प्रकार से जाना जाता है, श्वसन मार्ग, जैसे जहाँ से हम सांस लेते हैं, श्वसन मार्ग की जो क्रोनिकल इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि श्वसन तंत्र की एलर्जन की हाइपर यानी कि श्वसन तंत्र में एलर्जी और फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। फिर म्यूकोसा में एडिमा, यानी एडिमा मतलब सूजन वगैरह, और अत्यधिक मात्रा में म्यूकस उत्पादन होता है तथा साथ ही सांस में तकलीफ से भी होती है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, अस्थमा के क्या कारण है। तो अस्थमा के कारण है कि जैसे एक प्रकार से तो स्पष्ट नहीं है कि महत्वपूर्ण कारण क्या है, लेकिन इस हेतु जो जिम्मेदार रिस्क फैक्टर होते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे एलर्जी में क्या होता है कि हमारा एलर्जी हो गया तो हम थोड़ा ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि इसको अस्थमा हो सकता है। जैसे एलर्जी में क्या होता है, यह अस्थमा का सर्वाधिक कॉमन रिस्क फैक्टर है। उसके बाद में क्या है कि दूसरा है श्वसन मार्ग को इरिटेट करने वाले पदार्थों से संपर्क, जैसे क्योंकि श्वसन मार्ग को इरिटेट करते हैं, जैसे तो उसमें क्या है, जैसे ग्रास, वीड्स, पोलेंस, डोडर, डस्ट, यानी कि धूल के कणों के कारण हमें क्या होती है, जैसे छींके वगैरह आती हैं। तो ये मतलब श्वसन मार्ग को इरिटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला है व्यायाम। जैसे अत्यधिक व्यायाम, किसी ने अत्यधिक व्यायाम कर लिया तो उसकी सांसें फूल गई ज़्यादा, तो क्या है कि उसको रिस्क फैक्टर है। उसके बाद में क्या, तनाव या भावनात्मक तीव्रता, टेंशन ले ली, ठीक है, या इमोशनलिटी इंटेंसिटी आ गई। उसके बाद में कुछ ड्रग्स का प्रभाव। उसके बाद में है अब चिकित्सकीय लक्षण, यानी कि जो अस्थमा है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, यानी कि ठीक है, तो उसमें उसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे खांसी आएगी। ठीक है, अगर किसी के अस्थमा है तो खांसी आएगी, यानी कि विदाउट म्यूकस प्रोडक्ट, यानी कि म्यूकस नहीं आएगा, सूखी खांसी आ सकती है। ठीक है, फिर आ जाए सांस में तकलीफ होगी। फिर है सांस के साथ सीटी की आवाज़ आएगी, सीटी बजने की आवाज़। फिर है रात्रि एवं प्रातःकाल अधिक खांसी होना, रात्रि में या प्रातःकाल में अधिक खांसी हो रहा। फिर है खुजली होना। फिर है हल्की सूजन होना, छाती में दर्द होना, बहिर श्रवण की अधिक होना। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके लक्षण हो गए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा। उसके बाद में देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक, मतलब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाना, क्या जांचें करवानी चाहिए। तो अस्थमा का डायग्नोस्टिक निम्न टेस्ट द्वारा किया जा सकता है। तो ये टेस्ट कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो है स्पायरोमेट्री एक प्रकार का टेस्ट होता है, तो ये करवाना चाहिए अपने को। दूसरा होता है एबीजी टेस्ट करवाना चाहिए। तीसरा क्या है, चेस्ट एक्सरे
एक्सरे, यानी कि जो छाती है या सीना है उसका क्या क्या एक्सरे करवाना चाहिए। उसके बाद में क्या, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि रक्त की जांच करवानी चाहिए। फिर होता है पीएफटी, पीएफटी मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और फिर होता है एस्कुलेटेशन ऑफ ब्रीथ साउंड। अब उसके बाद में आता है मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट यानी कि नर्सिंग केयर में जो मैनेजमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर मतलब सालबुटा, ब्रोंकोडाइलेटर जैसे सालबुटामोल टैबलेट दे दी, एड्रेनलिन दे दिया, या एफेड्रिन दे दिया, ठीक है, या एमिनोफाइलिन दे दिया, ठीक है, एमिनोफाइलिन दे दिया या थियोफाइलिन दे दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दूसरा क्या है, जैसे पहला क्या हो गया ब्रोंकोडाइलेटर्स हो गया, फिर दूसरा क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्राई, तो उसमें क्या देते हैं हाइड्रोकोर्टिकोसोन, फिर क्या होता है बैक्लोमेथासोन, और फिर होता है डाइप्रोपियोनेट, यानी कि जो अस्थमा रोगी होता है उसके जो मैनेजमेंट होता है मेडिकल, तो उसमें ब्रोंकोडाइलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीबायोटिक्स और नेबुलाइजेशन करते हैं। उसका नेबुलाइजेशन मतलब जैसे पंप वगैरह देते हैं ना अस्थमा को, तो वो नेबुलाइजेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है ब्रोंकोडाइलेटिस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हाइड्रोकोर्टिकोसोन और बैक्लोमेथासोन और डाइप्रोपियोनेट देते हैं। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स में क्या देते हैं एमोक्सिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। फिर ये नेबुलाइजेशन आ गया। अब देखते हैं अस्थमा का नर्सिंग प्रबंधन, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं अस्थमा का, तो इसमें क्या होता है कि जो अस्थमा मरीज का इमीडिएट नर्सिंग देखभाल अस्थमा एपिसोड की गंभीरता पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मरीज तथा मरीज से संबंधित तीव्र लक्षण होने पर अत्यधिक चिंतित होते हैं, अतः नर्सिंग देखभाल के दौरान नर्सेज का काल्म अप्रोच, यानी कि नर्सेज को अपना व्यवहार शांत रखना चाहिए, है, काल्म अप्रोच का पालन करना चाहिए। तो प्रमुख नर्सिंग देखभाल है, ठीक है, जैसे मरीज के श्वसनीय पैटर्न को निरंतर, मरीज के जो श्वसनीय पैटर्न है उसको निरंतर मॉनिटर करें, जैसे ब्रीथ साउंड, वाइटल साइंस, पल्स ऑक्सीमेट्री, ये एटसेट्रा। फिर है किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पूर्व मरीज की ड्रग एलर्जी संबंधित हिस्ट्री को चेक करें, यानी कि अगर किसी ने पास्ट में अगर कोई दवा वगैरह ली है तो उसकी हिस्ट्री चेक करें, या उसकी फैमिली में अगर किसी को कोई बीमारी है अस्थमा की तो उसको चेक करें, या फिर उसको पहले किसी वंशानुगत कोई बीमारी है तो उसको चेक करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि चिकित्सक के अनुसार निर्देशानुसार मरीज को एंटी अस्थमा ड्रग प्रदान करें तथा ड्रग्स का रेस्पॉन्स रिकॉर्ड करें। फिर है डिहाइड्रेशन की स्थिति में मरीज को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड एडमिनिस्टर करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब है स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि हेल्थ एजुकेशन किस प्रकार से दें, तो उसमें क्या है मरीज तथा मरीज के परिजनों को अस्थमा के कारणों, ड्रग थेरेपी, इसके साइड इफ़ेक्ट, एलर्जन के से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करें। उसके बाद में क्या है कि जैसे मरीज तथा परिजनों को पीक फ्लो मॉनिटरिंग के बारे में सिखाएं, ठीक है। फिर है मरीज को अस्थमा संबंधित लिखित जानकारी प्रदान करें। फिर क्या है कि मरीज को ड्रग तय समय पर लेने की सलाह दें, ये हो गया। उसके बाद में अब इसको रिकॉर्ड को कैसे, जैसे जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है या मैनेजमेंट है उसमें रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जैसे नर्स को मरीज के रेस्पिरेटरी स्टेटस संबंधित जानकारी रिकॉर्ड करना चाहिए, जैसे पेटेंसी ऑफ एयरवे, ऑस्कुलेशन ऑफ लंग्स, प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड, रेस्पिरेटरी रेट या डेप्थ, ठीक है। फिर आगे फिर है ड्रग थेरेपी, O2 थेरेपी, हाइड्रेशन स्टेटस के बारे में। फिर है मरीज में मौजूद जटिलताओं को रिकॉर्ड करना, ठीक है। ये हो गया। अब आगे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन था कि डिफाइन न्यूमोनिया,
राइट डाउन इट्स कोज, साइन, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक, इवोल्यूशन, राइट मैनेजमेंट ऑफ सच मेडिकल क्लाइंट। जैसे निमोनिया को परिभाषित कीजिए, निमोनिया के क्या कारण है, निमोनिया के चिन्ह और लक्षण और जांचिए, और निमोनिया की जांच और निमोनिया के रोगी हेतु मैनेजमेंट क्या करना चाहिए। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे निमोनिया, निमोनिया पहले तो होता क्या, तो निमोनिया क्या होता है, जो फेफड़ों का संक्रमण होता है, जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा जो लंग्स यानी कि फेफड़ों की पेरेनकाइमा लेयर, एक पेरेनकाइमा लेयर आती है फेफड़ों के ऊपर, उसका इन्फेक्शन होता है, जो मार्क्ड इंक्रीज इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर फ्लूइड से एसोसिएट होता है। ठीक है, किससे होता है कि मार्क्ड इंक्रीज इंटरस्टिशियल एंड एल्वियोलर फ्लूइड से एसोसिएटेड होता है। उसके बाद में क्या है कि निमोनिया के कारण, निमोनिया के क्या कारण है, तो निमोनिया का पहला कारण क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कोई बैक्टीरिया अगर नाक में या अपने श्वास मार्ग से चला गया है फेफड़ों के तक, तो उसमें क्या होता है कि हमारा फेफड़ों का संक्रमण हो जाता है। तो जैसे कौन सा, जैसे बैक्टीरिया चले ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। ठीक है, तो ये जीवाणु हो गए। ठीक है, उसके बाद में ग्राम नेगेटिव जीवाणु, ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सूडोमोनास, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब दूसरा प्रकार का क्या, वायरस द्वारा। तो वायरस द्वारा क्या है कि वायरस द्वारा संक्रमण, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, दूसरा फिर है एडिनो वायरस, ये हो गया। अब है थर्ड में क्या है कि जैसे माइक्रोप्लाज्मा, फंगस, प्रोटोजोआ। तो मतलब निमोनिया किस कारण हो सकता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा, फंगस, प्रोटोजोआ। अब है निमोनिया के चिन्ह और लक्षण। निमोनिया के क्या क्या चिन्ह, निमोनिया में क्या होता है, जैसे बुखार आ सकता है निमोनिया में, यानी कि इन बैक्टीरिया इन्फेक्शन हाई, इन वायरल इन्फेक्शन माइल्ड। वायरल इन्फेक्शन होगा तो शरीर का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है तो फिर क्या होगा, शरीर का तापमान उच्च हो जाएगा, ज़्यादा बुखार आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, चिल्स, एकदम ठंडी हो जाएगी या चिल्स हो जाएगी। फिर स्वेटिंग, पसीना आएगा, चेस्ट पेन होगा, शरीर में श्वसन में तकलीफ होगी, बलगम सहित खांसी आएगी, कमजोरी होगी, सिर दर्द होगा, डेलूरियम या कन्फ्यूजन होगा। ये डेलूरियम या कन्फ्यूजन वृद्धों में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में निमोनिया कंडीशन क्या आता है, हिमोटाइसिस मतलब कफ विद ब्लड यानी ब्लड। तो ये मतलब क्या है, रक्त के साथ यानी कफ के साथ रक्त भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, डल साउंड प्रोड्यूस ऑन परक्यूशन, फिर यानी कि धीमी आवाज़ आ सकती है। हाँ, अब क्या है कि इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें जांचें करवाते हैं। जांचें कौन सी, जैसे चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है, ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं, ब्रोंकोस्कोपी। उसके बाद में स्पूटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाते हैं। फिर है एबीजी, फिर है सीबीजी, और फिर है मोन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, तो क्या, चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, स्पूटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, एबीजी, सीबीसी, मोन्टेक्स टेस्ट। तो इसका मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जैसे मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी में क्या होता है, जीवाणु संक्रमण की स्थिति में अगर बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया है तो फिर क्या होता है, पेनिसिलिन देनी चाहिए, इरिथ्रोमाइसिन है, सिफालोस्पोरिन देनी चाहिए, एम्पिसिलिन देना चाहिए, सेफ्ट्रिक्सोन, आईवी फ्लूइड और एंटीपैरेटिक ड्रग और स्टीरॉइड्स जैसे हाइड्रोकोर्टिकोसिन। ठीक है, उसके बाद में क्या है, निमोनिया मरीज की देखभाल। अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उस मरीज की देखभाल कैसे करें, तो मरीज का पहले क्या करें, एयरवे पेटेंट रखें। ठीक है, यानी कि पर्याप्त हवा, पर्याप्त O2 स्तर बनाए रखें। आवश्यक होने पर मरीज का स्पुटम सैंपल एकत्र करें। फिर क्या होता है कि आवश्यकता होने पर श्वसन मार्ग को सक्शनिंग द्वारा सैंपल एकत्र करें। फिर होता है कि मरीज को हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन युक्त डाइट प्रदान करें। फिर होता है कि मरीज को कार्य या गतिविधियों के बीच में आराम हेतु समय प्रदान करें। फिर देखभाल में आता है
कि हाइपोक्सिया मरीज की एबीजी वैल्यू को फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करें। फिर है कि प्रति 4 घंटे मरीज के रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करें तथा फाइंडिंग को रिकॉर्ड करें। उसके बाद में है कि मरीज को समय पर प्रेस्क्राइब्ड ड्रग थेरेपी प्रदान करें। उसके बाद में है कि मरीज की ओरल हाइजीन पर ध्यान दें। फिर है कि निमोनिया के मरीज में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की रोकथाम करें। फिर है कि मरीज को डीप ब्रीदिंग व्यायाम एंड कफिंग एक्सरसाइज सिखाएं। फिर है कि चिकित्सकीय निर्देशानुसार मरीज को चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रदान करें। फिर है कि मरीज के डिहाइड्रेशन स्तर को एक्सेस करें तथा मरीज को अधिक तरल पीने हेतु दें। फिर है मरीज तथा परिजन को निम्न स्वास्थ्य शिक्षण प्रदान करें, जैसे बीमारी के बारे में, निमोनिया के कारणों के बारे में, जटिलताओं के बारे में, संक्रमण को फैलाव के बारे में। तो ये हमारा क्या था, ये निमोनिया के बारे में था। अब अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस पेपर का, फर्स्ट मॉडल पेपर का। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है जैसे पेप्टिक अल्सर, डिफाइन पेप्टिक अल्सर, राइट प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच कंडीशन, एक्सप्लेन इट्स मैनेजमेंट। यानी कि पेप्टिक अल्सर को परिभाषित कीजिए, इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं उनको बताते हुए इनका क्या है प्रबंधन समझाइए। तो इसका प्रबंधन हम किस प्रकार से समझाते हैं या क्या होता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जीआईटी के आमाशय भाग यानी कि स्टोमक के पाइलोरस ड्यूडेनम इसोफेगस की म्यूकोसा में क्या होता है, गहरे घाव या अल्सर बनने को पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा द्वारा HCl एवं पेप्सिन का अत्यधिक स्रावण। ठीक है, HCl का अत्यधिक स्रावण तथा पेप्सिन का अत्यधिक स्रावण। ठीक है। अब क्या होता है इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में जेनेटिक कोज आता है, इमोशनल स्ट्रेस आता है, एक्सेसिव स्ट्रेस आता है, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है। अब ये आता है पेंक्रियाटिक ट्यूमर आता है। फिर आता है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सम ड्रग, एग्जाम्पल NSAID आता है। फिर है एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो ठीक है, इसके कारण ये दिक्कत हो जाती है अपने पेट में। ठीक है। फिर है इसका मैनेजमेंट में क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे पहला क्या है, एंटी सिक्रेटरी एजेंट जैसे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन या फिमोटिडिन। तो ये एंटी सिक्रेटरी एजेंट हो गए, इनको देते हैं। या फिर ड्रग जो HCl के स्रावण हेतु में सहायक प्रोटीन पंप को ब्लॉक करती है, जैसे H+K+ ATPR। तो इसमें क्या होता है, जैसे ओमेप्राजोल या लैंसोपेराजोल देते हैं। ठीक है। यानी कि पहला क्या, एंटी सिक्रेटरी ड्रग यानी कि सिमेटिडिन, रेनिटिडिन या फिमोटिडिन देते हैं। या फिर ड्रग जो HCl के स्रावण में प्रोटीन पंप को ब्लॉक करती है, जैसे ओमेप्राजोल या लैंसोप्राजोल देते हैं। फिर आता है ड्रग जो गैस्ट्रिक मुकोसा को सुरक्षित रखते हैं, जैसे सुक्रल्फेट एंड बिस्मुथ। फिर आता है जैसे एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। ठीक है। अब आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि दो प्रकार से, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल में हम दवाओं के बारे में बात करते हैं, सर्जिकल में हम बात करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, गैस्ट्रोड्यूओडोनोस्टोमी में क्या होता है, जैसे गैस्ट्रेक्टोमी के पश्चात बचे जो भाग है, जो शेष भाग बचा है, उसमें इयूडिनम के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ड्यूओडेनम के साथ जोड़ते हैं। फिर है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, स्टोमक के जो एंट्रम पार्ट है उसको रिमूव कर जेजुनम से जोड़ते हैं। ठीक है। फिर है जो वेगोटोमी में क्या होता है, वेगस नर्व को कट करते हैं। फिर आता है सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी, स्टोमक के वो हिस्से जो रिमूव कर दिए जाते हैं जहाँ पर अल्सर बने हुए होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब
अल्सर का नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है उसमें देखते हैं। तो नर्सिंग क्या है कि प्रमुख नर्सिंग डायग्नोसिस है, जैसे पेन, आमाशय में घाव के कारण दर्द हो रहा है, वोमिटिंग भोजन के इंडाइजेशन के कारण, यानी कि भोजन सही नहीं है तो पाचन नहीं हो रहा तो इसके कारण हो रहा है, पेन था तो वो आमाशय में घाव के कारण, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी इनकी भूख की कमी तो आमाशय में अल्सर के कारण है, लॉस ऑफ वेट, तो वेट क्या है, पेप्टिक अल्सर के कारण, ठीक से भोजन न कर पाने के कारण, ठीक है, स्ट्रेस या एंजाइटी बीमारी के कारण हो रहा है। अब नर्सिंग देखभाल के प्रमुख बिंदु क्या है इसमें पहला है कि दर्द में राहत प्रदान करने हेतु तो नर्सिस को क्या करना चाहिए, उसमें करना चाहिए मरीज को चिकित्सक द्वारा लिखी गई ड्रग एडमिनिस्टर करनी चाहिए। फिर क्या है कि मरीज को एस्पिरिन ड्रग्स लेने से मना करें तथा कैफीन युक्त पेय पदार्थ लेने से मना करें, ठीक है, कैफीन युक्त पेय पदार्थ लेने से मना करें। उसके बाद में ये है कि उसके बाद में है जैसे मरीज के दर्द के स्तर को एक्सेस करें। फिर है मरीज के दर्द को घटाने हेतु डाइवर्जन थेरेपी भी दी जा सकती है, ठीक है। अब है दूसरा, इसमें क्या है, मरीज का पोषण स्तर बनाए रखने हेतु तो मरीज का पोषण स्तर किस प्रकार बनाए रखेंगे, मरीज को नॉन इरिटेटिंग यानी कि जो उसको अच्छा लग रहा है वो दीजिए, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा वो मत दीजिए, इसका मतलब नॉन इरिटेटिंग सॉफ्ट डाइट लेने की सलाह दीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, भोजन कम मात्रा में एवं अनेक मात्रा में लेने की सलाह दें, कम मात्रा में और अनेक मात्रा यानी कि अगर किसी को जैसे 5 रोटियां खानी है तो वो एक साथ न खाए, एक एक करके अंतराल पर खाएं, तो मतलब भोजन कम मात्रा में और अनेक मात्रा में, इसका मतलब ये है। तो उसके बाद आगे क्या है, जैसे मरीज के न्यूट्रिशनल स्टेटस एवं भार में हानि को एक्सेस करें। फिर है कि मरीज को जो पेप्टिक अल्सर हुआ है उसकी स्थिति में फूड रेस्ट्रिक्शन करें, ठीक है। यदि मरीज मुँह द्वारा या एनजी ट्यूब से भोजन यानी कि ट्यूब से द्वारा भोजन दिया जाता है ना, ट्यूब नली द्वारा भोजन, तो उसमें क्या है कि यदि मरीज मुँह द्वारा या एनजी ट्यूब से भोजन लेने में असमर्थ है यानी कि नहीं ले पा रहा है तो उसे पेरेंटरल माध्यम यानी कि आईवी रूट से यानी इंजेक्शन के माध्यम से भोजन प्रदान किया जा सकता है। तो उसके अब उसके बाद में क्या है कि एंजाइटी घटाने हेतु यानी एंजाइटी को घटाने हेतु तो एंजाइटी में घटाने हेतु क्या होता है, उसमें मरीज के एंजाइटी लेवल को एक्सेस करें। फिर क्या होता है कि एंजाइटी को कम करने हेतु मरीज की समझ के स्तर के अनुसार बीमारी की जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। मरीज जिस भाषा में जैसे समझ रहा है तो उसको उसी भाषा में उसी तरीके से समझाना चाहिए। फिर है मरीज के सभी प्रश्नों का धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। फिर है मरीज को अपने भय या चिंताओं का व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है कि मरीज की फैमिली को भी मरीज की देखभाल में शामिल करें तथा मरीज को भावनात्मक सपोर्ट प्रदान करने हेतु कहे, ठीक है। अब आगे आता है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। कैसे स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, मरीज तथा परिजनों को निम्न बिंदुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जैसे बीमारी के क्या कारण है, रिस्क फैक्टर क्या है, ड्रग थेरेपी एवं उसके साइड इफेक्ट, सर्जिकल उपचार एवं पोस्ट ऑपरेटिव केयर, फिर पेप्टिक अल्सर की जटिलता और फिर है फॉलो अप केयर का महत्व। तो ये अपन जैसे आधा पार्ट पहले वाले वीडियो में था तो आधा अब वाले में हो गया है। अब अगले अगर कल ही आएंगे, अब हम लगातार डेली करेंगे तो कल वाले पेपर में हम दूसरा मॉड्यूल पेपर करेंगे, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। तो इसको देखते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।